जय श्री राम एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे क्लास 12th का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है हमारी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ठीक है, अब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के अंदर हम क्या चीज स्टडी करने वाले, तो उसके लिए सबसे पहले हम ये डायग्राम देख लेते हैं कि एक सेल हमने ली और ये उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे ये हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया, जिसको हम लोड भी बोल सकते हैं, कि जो हमने लोड लगाया, जिसमें कोई भी बल्ब हो सकता है, हीटर हो सकता है, गीजर हो सकता है, फैन हो सकता है, एसी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये वो हमने रेजिस्टेंस लगा दिया। और ये हमारे पास कोई भी सेल और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है वो क्या बोलती है कि हमें जो आउटपुट पावर है, द पावर आउटपुट अक्रॉस द लोड, जो लोड के अक्रॉस, इसके अक्रॉस जो पावर है वो हम क्या चाहते हैं कि हमें मैक्सिमम मिले। जो सेल या बैटरी हमने लगाई है उसकी हेल्प से जो लोड हमने लगाया है, उस लोड के अंदर हम मैक्सिमम पावर फाइंड आउट करना चाहते हैं ड्यू टू ए सेल और बैटरी इज मैक्सिमम। और वो मैक्सिमम कब होगा? जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द अफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ठीक है, मीन्स इसकी और इसकी वैल्यू इक्वल होगी। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है? अफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस। अफेक्टिव का मतलब है कि अगर एक से ज्यादा रेजिस्टेंस लगे, जैसे मे बी यहाँ पे दो सेल लगी हुई है तो दो इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएंगे, तो उन दोनों का नेट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, इसी वजह से हमने यहाँ पे अफेक्टिव वर्ड ऐड किया है। बाकी इसको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, इसके बाद हम एक न्यूमेरिकल करेंगे उसके अंदर। ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे हम फाइंड आउट क्या करना चाहते हैं, देखो, व्हाट शुड बी व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ आर so that we can draw maximum current from the cell। मैक्सिमम करनी, मैक्सिमम पावर फ्रॉम दी सेल, मतलब बेसिकली हमें इस चीज को प्रूव करना है। ठीक है, हमें बताना है आर की मैं कितनी वैल्यू रखूं कि जो हम पावर ले, पावर आउटपुट होगी, आउटपुट पावर हमें क्या मिले, मैक्सिमम मिले, उस आर की वैल्यू बताओ। अब हमें तो पता है उस आर की वैल्यू स्मॉल आर होती है, उसका नेट अफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, बट इस चीज को हम प्रूफ कैसे करेंगे, इसका प्रूफ देखते हैं। देखो लिखो, पावर डेवलप्ड इन द रेजिस्टेंस आर। अब ये जो डायग्राम है इसमें से आई करंट फ्लो कर रहा होगा, पावर डेवलप्ड का फॉर्मूला कितना होगा, आई स्क्वायर आर। आई किसके इक्वल होगा इस डायग्राम के अंदर? करंट इन गिवन सर्किट, ई डिवाइड बाई आर प्लस आर। हेंस पावर पी किसके इक्वल हो जाएगी अब? ई स्क्वायर आर प्लस आर का स्क्वायर और एक आर एच इट इज। ये हो गई हमारे पास पावर। अब हमें क्या चाहिए? पावर को मैक्सिमम। फॉर द मैक्सिमम पावर, देखो, हम चाहते हैं कि ये जो पावर है ये मैक्सिमम बन जाए। ये जो पावर हमने इसमें लिख ली है, ये जो पावर इस सर्किट के अंदर आ गई है, हम चाहते हैं ये पावर हमारे पास मैक्सिमम आए। तब बताओ उसके लिए आर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, मतलब एक तरह से इसमें से आर को सोल्व करना है। तो मेथड क्या होगा, देखो,
कोई भी मैक्सिमम टर्म होती है तो उसका डेरिवेटिव कितना होता है? 0। कोई भी टर्म मैक्सिमम हो, मिनिमम हो, कांस्टेंट हो, 0 हो, ठीक है। इन सभी का डेरिवेशन क्या होगा? 0। फॉर द मैक्सिमम पावर dp by dr शुड बी इक्वल टू 0। तो एक तरह से मैं ये बोल रही हूँ, मैं इसका डेरिवेटिव कर देती हूँ विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल आर और उसको 0 के इक्वल पुट कर देती हूँ। क्यों? क्योंकि p हमारे पास मैक्सिमम है और मैक्सिमम का डेरिवेटिव 0 होता है। मैक्सिमम हो, मिनिमम हो या फिर कांस्टेंट हो, तो उस केस में उसका डेरिवेटिव 0 होगा, ठीक है। तो हमें इसका मैक्सिमम पावर निकालने के लिए इसका डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। समझ आ गया पूरा का पूरा? पूरी थ्योरम के अंदर कहना क्या चाहते हैं कि इस सेल की हेल्प से इस रेजिस्टेंस में जो भी पावर है हम चाहते हैं वो, क्योंकि सेल तो हमने लगा दी है, पैसे लगा के हमने सेल लगा दी सर्किट में, अब हम क्या चाहेंगे? उससे मैक्सिमम पावर हमें मिले। तो उसके लिए हम क्या कंडीशन पुट करेंगे सर्किट के अंदर, क्या चेंजेस करेंगे कि एक ही सेल से हमें मैक्सिमम पावर मिले। हम सिर्फ इतना चाहते, ठीक है। ऊपर वाला रब कर दो। देखो अब फॉर्मूला हमें पता है इसका क्या होता है। देखो मैथ्स के अंदर ये वाला फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर, जो डिनोमिनेटर वी स्क्वायर वो एज इट इज, और ऊपर वाले का डेरिवेशन माइनस फर्स्ट टर्म एज इट इज और डीवी बाई dx। ये हमारा सिंपल फॉर्मूला है मैथ्स के अंदर। तो अब हम इसको r के साथ अप्लाई करते हैं। ये हमें पता है dp बाई dr लिखेंगे इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू सबसे पहले नीचे वाली टर्म कितनी है? r प्लस आर का स्क्वायर, मतलब r प्लस आर का पावर 4, स्क्वायर का स्क्वायर 4। अब ये हमें पता ही है कि r प्लस आर का स्क्वायर एज इट इज रखो, जो ऊपर वाली टर्म है ई स्क्वायर आर, इसका डेरिवेटिव करो, ठीक है। मैं इधर अगर लिखूं तो देखो डी बाई डी आर, अब डेरिवेटिव किया हमने न्यूमरेटर का ई स्क्वायर आर माइनस, अब इसका उल्टा ई स्क्वायर आर एज इट इज, डेरिवेटिव किया हमने जो नीचे वाली टर्म है आर प्लस आर का स्क्वायर, ठीक है। अब इज इक्वल टू 0, तो इस पूरी टर्म को उस तरफ ले जाओ तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से कितना बच गया? r प्लस आर का स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव मैं इसी के साथ कर देती हूँ, कितना होगा? ई स्क्वायर, आर के साथ करना है ई स्क्वायर कांस्टेंट, ई स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, आर का डेरिवेटिव 1, ठीक है, माइनस ई स्क्वायर आर, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 2 आर प्लस आर, और आर का डेरिवेटिव 1, ठीक है, हो गया। अब इसमें से क्या चीज कॉमन निकल रही है? ई स्क्वायर आर प्लस आर प्लस आर, मतलब मैं यहां से ई स्क्वायर उस तरफ ले गई निकाल के, ई स्क्वायर लेके गई तो 0, आर प्लस आर लेके गई, इधर बच गया आर प्लस आर माइनस 2r इज इक्वल टू 0 आ गया हमारा। अब इनमें से एक टर्म उस तरफ ले जाओ, आर प्लस आर इज इक्वल टू 2r, आर इज इक्वल टू 2r माइनस आर इज इक्वल टू आर, और यही हमें चाहिए था इस थ्योरम का रिजल्ट, हेंस प्रूव्ड। हम यही चाहते थे कि p की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब r की वैल्यू किसके इक्वल आ जाए? स्मॉल r के इक्वल आ जाए। यही हमें इस थ्योरम में प्रूव करके दिखाना था, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। अब इसका हम न्यूमेरिकल देखेंगे तब ये थ्योरम और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ये मैक्सिमम पावर थ्योरम के ऊपर है, ठीक है। मैक्सिमम पावर थ्योरम, इसके अंदर इन्होंने क्या देखा? दो सेल्स देखिए E1 E2,
R1 R2 उनका इंटरनल रेजिस्टेंस है और हमें चाहिए कि जो R रेजिस्टेंस है व्हाट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R विल बी व्हेन द थर्मल पावर जनरेटेड इन इट बी द हाईएस्ट। हम ये चाहते हैं कि इस R के अंदर जो हमारा लोड रेजिस्टेंस है हमें मैक्सिमम पावर मिले एंड व्हाट इट इज, और इस पावर की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले तो हमें इस R की वैल्यू बताओ कि इस R की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, E1 E2 दो सेल दे रखी है, R1 R2 इनके इंटरनल रेजिस्टेंस है। इंटरनल रेजिस्टेंस को जनरली हम स्मॉल r से लिखते हैं, बट अब इन्होंने न्यूमेरिकल दिया तो क्वेश्चन के अंदर इनकी मर्जी है जिससे भी इन्हें डिनोट करेंगे। तो R1 R2 से यहाँ से देखो पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव, एक तरह से अगर मैं इस सर्किट को उठा के इसके ऊपर रख दूं तो ये सेल और ये सेल पैरेलल में, R1 और R2 पैरेलल में हो गए। ठीक है, और उस मतलब कुछ ऐसा नहीं आ गया, समझने के लिए बना रही हूं मैं यहाँ पे। ये कुछ ऐसा बन गया है E2 E1, ठीक है, R1 R2, इसको उठा के इसके ऊपर रख दो, ये इसके ऊपर आ जाएगी, ये इसके ऊपर, ऊपर आने का मतलब पैरेलल में हो गई। ठीक है, तो E1 एंड E2 इज इन पैरेलल। वैसे भी दिख ही रहा है हमें, पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्टेड है, नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्टेड है, दैट मीन्स ये दोनों की दोनों सेल क्या है, पैरेलल में है। ठीक है, एंड R1 एंड R2 इज इन पैरेलल, तो यहाँ पे उनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस, अब हम इसको अपनी मर्जी से मान सकते हैं, इसको हम स्मॉल r से डिनोट कर लेते हैं। पैरेलल में है तो रेजिस्टेंस कितना होगा, R1 R2, R1 प्लस R2। ठीक है, तो इसकी जगह अब मैं एक रेजिस्टेंस बना लेती हूँ कुछ ऐसा, R इक्विवेलेंट और E इक्विवेलेंट। ठीक है, बना दो। तो इस पूरे सर्किट में अब जो करंट फ्लो करेगा कितना होगा, करंट इन द सर्किट किसके इक्वल होगा, करंट इन द सर्किट E इक्विवेलेंट डिवाइड बाय R प्लस R इक्विवेलेंट। ठीक है, अब हमें पता है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें ये जो R की वैल्यू है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, फॉर मैक्सिमम पावर। ठीक है, R शुड बी इक्वल टू R इक्विवेलेंट यूजिंग मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो यहां से जो करंट बन जाएगा, करंट का फॉर्मूला कितना बन जाएगा, E इक्विवेलेंट डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ लिख दो, R की जगह इसकी वैल्यू लिख दो, कोई प्रॉब्लम है नहीं है। ठीक है, इन्होंने पूछा था व्हाट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R, मिल गया एक आंसर तो हमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का यूज करके। अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि वो पावर हमें मिलेगी कितनी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखो मैक्सिमम पावर जनरेटेड कितनी होगी, आई स्क्वायर आर होगी। ठीक है, आई स्क्वायर की वैल्यू पुट करो, E इक्विवेलेंट ट्वाइस ऑफ R इक्विवेलेंट, इसका होल स्क्वायर और R। ठीक है, R की वैल्यू R इक्विवेलेंट है तो मैं इसकी जगह R इक्विवेलेंट पुट कर दूं। ठीक है, ऊपर कितना बचा, E इक्विवेलेंट का स्क्वायर, नीचे 4 R इक्विवेलेंट का स्क्वायर, और R इक्विवेलेंट यहाँ पे है, इससे ये कैंसर, तो हमारे पास मैक्सिमम पावर आ गई इतनी। ठीक है, बट अगर ये क्वेश्चन ऑप्शन का है तो ये ऑप्शन नहीं मिलेगा।
तो तुम्हारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम कैसे आंसर को मैच करवाएंगे? तो देखो, हमें ये पता है ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है? E1 R2 प्लस कैपिटल आर आएगा ना, E2 R1 प्लस R2। ये हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर में सीख चुके हैं। आर इक्विवेलेंट हमारे पास कितना आया है? R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। दोनों वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो और हमारा आंसर आ गया। कितना आंसर आ जाएगा? देखो, P इज इक्वल टू ई इक्विवेलेंट का स्क्वायर E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। इस पूरे टर्म का स्क्वायर है और डिवाइड बाई 4R इक्विवेलेंट, R1 R2, 4R इक्विवेलेंट है R1 प्लस R2 ऊपर चला गया, इससे ये कैंसर। तो हमारा आंसर आ गया E1 R2 प्लस E2 R1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4R1 R2 R1 प्लस R2। ठीक है, इतनी पावर इस सर्किट के अंदर जनरेट होगी अक्रॉस द लोड। ठीक है, कंडीशन हमें पता चल गई कब होगी और एक्चुअल में उसकी वैल्यू कितनी होगी, इतनी होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट डाउन करो और देखो क्लियर हो गया क्या। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे बल्ब से रिलेटेड। अब जो बल्ब है वो उसका सिंबल जो है हम कुछ इस तरीके से डिनोट कर रहे हैं। इसमें ये वाली टर्म क्या होगी? फिलामेंट होगा, जो कि टंगस्टन से बना होगा। फिलामेंट किससे बना होगा? टंगस्टन। ठीक है, जिसको हम W से डिनोट करते हैं। और जो ये आउटर लेयर होगी, ये अपनी कोई ग्लास की या जो भी मटेरियल ये यूज करते हैं, जनरली ग्लास ही होता है, उसकी लेयर होगी। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे हम कोई भी इनर्ट गैस फिल करते हैं एट सुटेबल प्रेशर। सुटेबल प्रेशर मीन्स प्रेशर इतना होना चाहिए कि ज्यादा प्रेशर होने से तो बल्ब फूट जाएगा। इस वजह से हम एक सुटेबल प्रेशर देके इसके अंदर इनर्ट गैस फिल करके टंगस्टन का फिलामेंट लगा देते हैं। ठीक है, और ये जो टंगस्टन का फिलामेंट है, इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है ताकि ये बल्ब है वो इजिली फ्यूज ना हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड, अब इस बल्ब से रिलेटेड हमारे पास ये दो क्वेश्चन आते हैं। सबसे फर्स्ट, बल्ब गेट फ्यूज्ड व्हेन इट इज स्विच्ड ऑन। मतलब कई बार ऐसा होता है कि हमने बल्ब को ऑन किया और वो एकदम से फ्यूज हो गया, ऐसा क्यों? और लंबे टाइम तक जब हम बल्ब को यूज करते रहते, एक बल्ब हमने लिया तब उसकी ब्राइटनेस बहुत ज्यादा होती है। हमने उसको यूज किया 5 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, उसके बाद उसकी ब्राइटनेस बहुत डिक्रीज होती जाती है, ऐसा क्यों? ठीक है, तो ये देखो, जब बल्ब गेट फ्यूज्ड व्हेन इट इज स्विच्ड ऑन, जब इनिशियली जब हमने बल्ब को ऑन किया तो उसका जो रेजिस्टेंस था वो बहुत ज्यादा लो था। लेकिन बल्ब को ऑन करने के बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली, इसका धीरे धीरे, बल्ब का, हमारा धीरे नहीं है, हमारे लिए तो वो एकदम वाली प्रोसेस होती है। ग्रेजुअली उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, इनिशियली उसका रेजिस्टेंस कम था, सो द ब्राइटनेस या फिर बोल दो पावर ट्रांसमिटेड बाय द बल्ब। P का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास? I²R या फिर V²/R। ठीक है, घर के अंदर जितने भी जो हमारे इंस्ट्रूमेंट है वो पैरेलल में लगे होते हैं, तो हम ये वाला फॉर्मूला हमने यूज कर लिया। V कांस्टेंट होती है सभी के लिए, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अब इस केस में देखो, स्टार्टिंग में बिल्कुल एट स्टार्टिंग, क्योंकि हमारा मेन पॉइंट तो यही है ना, एट मिड या एंड, जो भी तुम्हें लिखना है।
एट स्टार्टिंग में देखो, स्टार्टिंग में जो उसका रेजिस्टेंस है बहुत ज्यादा लो होता है, तो पावर बहुत ज्यादा हाई होगी, और एट द मिड बीच में उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाई होता जाएगा, तो इसलिए जो उसकी पावर है वो लो होती जाएगी। ठीक है, मतलब जब हमने बल्ब को एकदम से ऑन किया, उसका रेजिस्टेंस बहुत कम था, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा पावर ट्रांसमिट करने की कोशिश करता है, ज्यादा से ज्यादा ब्राइटनेस देने की कोशिश करता है, और उसी चक्कर में वो क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर वो ऑन हो गया, उसके बाद क्या होता है, उसका रेजिस्टेंस ऑलरेडी बहुत हाई हो चुका होता है, और जो पावर ट्रांसमिटेड है वो लो हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने बोला कि कुछ टाइम के बाद जो उसकी ब्राइटनेस है वो डिक्रीज क्यों हो जाती है, या फिर इसके कई बार बीच में भी फ्यूज हो जाता है, उसका रीजन भी यही है। देखो, डिक्रीज इन ब्राइटनेस ऑफ बल्ब आफ्टर द लॉन्ग यूज। अब हमें पता है कि जैसे जैसे टाइम पास होगा, इसका रीजन समझ गए। ठीक है, अब इसमें जैसे जैसे टाइम पास होगा, जो इवेपरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, इवेपरेशन ऑफ फिलामेंट, इवेपरेशन ऑफ फिलामेंट टेक्स प्लेस। जैसे जैसे टाइम पास होगा, जो फिलामेंट है वो भी तो गर्म होके जिस भी मटेरियल का बना हुआ वो इवेपरेट होनी स्टार्ट हो जाएगी, और उसकी वजह से ड्यू टू दिस ब्लैक सबस्टांस डिपॉजिट ऑन इनर लेयर ऑफ बल्ब, बल्ब की जो इनर लेयर है उसको ध्यान से देखना, उसकी जो इनर लेयर पे एक ब्लैक ब्लैक सा सबस्टांस जो है वो स्टिक हुआ मिलेगा। ठीक है, इवेपरेशन ऑफ फिलामेंट हो रहा है, इसका मतलब उसका जो एरिया है वो डिक्रीज हो रहा है, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है ये होता है, अगर एरिया डिक्रीज हो रहा है दैट मीन्स उसका जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, रेजिस्टेंस इंक्रीज होता जा रहा है, पावर का फॉर्मूला हमें पता ही है, वी स्क्वायर बाई आर। अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज होता जा रहा है, दैट मीन्स जो ब्राइटनेस है, पी मीन्स ब्राइटनेस, ब्राइटनेस है वो डिक्रीज होती जाएगी टाइम के साथ। सिंपल है कि जो फिलामेंट है वो पतला होता जा रहा है, और उसकी वजह से जो उसका रेजिस्टेंस है वो बढ़ रहा है बार बार, और रेजिस्टेंस के बढ़ने से उसकी ब्राइटनेस कम हो रही, और कई बार जो बल्ब फ्यूज होता है उसका रीजन भी यही होता है हमारा। कई बार बीच में बल्ब फ्यूज होता है, स्टार्टिंग वाला रीजन देख लिया, अगर बीच में फ्यूज हो रहा है दैट मीन्स उसका जो फिलामेंट है वो इवेपरेट होकर बहुत ही थिन हो गया, बहुत ही थिन होने की वजह से जैसे ही करंट आया उसने उस करंट को होल्ड ही नहीं किया और वो फ्यूज हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फ्यूज एंड इट्स एक्शन, जो हमारा फ्यूज होगा, ठीक है, वो क्या होता है, फ्यूज क्या होगा, जो हमने घर के अंदर जो हमारा जो बैटरी है, या फिर जो हमारा जहां से करंट आ रही है वो हमारा जो बिजली का प्रोवाइडर हो गया, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, ये इस हमारे पास घर के अंदर अप्लायंसेस हो गए R1 R2 R3, मतलब जैसे फ्रिज हो गया, गीजर हो गया, एसी हो गया, जो भी तुम यूज करते हो, वो जितने अप्लायंसेस है उन सभी को हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ताकि अगर एक को बंद कर रहे हैं तो बाकी सारे ऑन रहे, बाकी सारे अपना वर्क करते रहो। इन सभी के साथ सीरीज में हमने एक फ्यूज वायर लगा दी है। अब जो ये फ्यूज वायर है ये एक मेटल की बनी हुई कंडक्टिंग वायर होती है, मेटल की बनी हुई कंडक्टिंग वायर होती है, जिसको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं घर के अप्लायंसेस के साथ, और जिसका मेल्टिंग पॉइंट, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, और जिसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, क्लियर है? मेल्टिंग पॉइंट भी हाई, ताकि अगर करंट थोड़ा ज्यादा आ रहा है तो एकदम से इजीली मेल्ट ना हो जाए। अब ऐसा ना हो कि थोड़ा सा करंट ज्यादा आ रहा है वो मेल्ट हो जाए, तो हमें सुटेबल वैल्यू चाहिए। ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट हो गया, हाई उसका रेजिस्टेंस हो गया। अब होता क्या है कि जो करंट की वैल्यू है, जो करंट आ रहा है उसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन हो गई जो हमारा रिक्वायर्ड करंट है,
रिक्वायर्ड करंट से अगर बहुत ज्यादा करंट आ गया तो उस केस में फ्यूज वायर है वो मेल्ट हो जाएगी। फ्यूज वायर के मेल्ट होने से ये जो सर्किट है इधर से ब्रेक हो गया। ठीक है, सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। सर्किट ओपन हो जाएगा तो करंट कितना हो जाएगा इस पूरे सर्किट के अंदर, 0। और जो हमारे अप्लायंसेस है वो क्या रहेंगे, सेफ रहेंगे, वो खराब नहीं होंगे, सिर्फ एक फ्यूज है वो जल जाएगा। ठीक है, और करंट अगर इस कंडीशन जो भी हमारी कंडीशन है, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, उस लिमिट के अंदर करंट आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्यूज भी सेफ और अप्लायंसेस भी सेफ है। ठीक है, कर लोगे फ्यूज। नेक्स्ट है हमारा लॉन्ग पावर ट्रांसमिशन। ठीक है, मींस जब हमें पावर को एक जगह से दूसरी जगह हमें पावर को ट्रांसफर करना है तो मतलब बहुत लंबी डिस्टेंस पे, तो हम कितनी वोल्टेज यूज करेंगे, एक तरह से उसका कॉन्सेप्ट हम समझेंगे और उसके साथ ये न्यूमेरिकल देखेंगे। और इसी न्यूमेरिकल से ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल 100%। ठीक है, तो मान लेते हैं कि आई क्या होगा, करंट इज फ्लोइंग इन ट्रांसमिशन वायर्स। जो भी वायर्स है उनके अंदर से आई करंट जा रहा है। ठीक है, तो पावर लॉस कितना होगा, आई स्क्वायर आर। ठीक है, अब यहाँ पे आई कितना होगा, आई होगा यहाँ पे हमारे पास जो प्रोवाइडेड वो पावर डिवाइड बाय प्रोवाइडेड वोल्टेज। प्रोवाइडेड पावर मतलब वो जो दूर डिस्टेंस है, जो कोई फैक्ट्री वगैरह कोई कंपनी है वहां पे हम कितनी पावर सेंड करना चाहते हैं वो प्रोवाइडेड पावर, डिवाइड बाय प्रोवाइडेड वोल्टेज, कितनी वोल्टेज पे हम उनको वो पावर सेंड कर रहे हैं वो वाली वोल्टेज। ठीक है, तो यहां से हम इसको प्रोवाइडेड पावर को पी नोट और प्रोवाइडेड वोल्टेज को वी नोट बोल दे, इज इक्वल टू आर हो गया। ठीक है, इतना करंट उसके अंदर से फ्लो करेगा। अब सॉरी, पावर पावर लॉस, पावर लॉस हो गया ना, ये करंट की वैल्यू इधर है। अब ये जो पावर लॉस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी वी नॉट के स्क्वायर के। क्यों, क्योंकि पी नॉट जो पावर देनी है उसको हम कांस्टेंट रखेंगे, जितनी पावर फैक्ट्री में या कंपनी में देनी है वो तो फिक्स है, वो तो देनी ही देनी है। आर जो वायर्स का रेजिस्टेंस है वो भी फिक्स है, कांस्टेंट, उनको हम नहीं बदल सकते। बट अगर हम ये चाहते हैं कि इस पावर हाउस से वहां पे इतनी पावर जाए और उसका लॉस कम से कम हो, तो एडजस्टमेंट कहाँ पे करेंगे, वी नॉट के अंदर। अगर वी नॉट की वैल्यू हम हाई रख दे, जैसे 220 वोल्ट की जगह अगर उनके अंदर हम 20 किलो वोल्ट, सॉरी वोल्ट नहीं वोल्ट, 220 वोल्ट की जगह 22,000 वोल्ट रख दे, तब देखो वोल्टेज अगर बहुत ज्यादा है तो पावर लॉस क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो इसीलिए पावर लॉस को बहुत ज्यादा कम करने के लिए जो वो मोटी मोटी वायर्स जाती है ना, जो काफी लंबे लंबे डिस्टेंसेस कवर करती है, उनके अंदर जो वोल्टेज होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, जो हमारे घर के अंदर पावर आती है उसके कंपैरिजन में। क्लियर है, हो गया क्लियर। अब इसके ऊपर ये बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। हमें एक फैक्ट्री के अंदर वायर का रेजिस्टेंस 0.2 ओम डिलीवर करनी है, फैक्ट्री के अंदर पावर कितनी डिलीवर करनी है, 10,000 वाट। कितनी वोल्टेज पे डिलीवर करनी है, 220 वोल्ट पे। किसी भी फैक्ट्री के अंदर उसकी एफिशिएंसी बताओ। ठीक है, अब देखो इसमें अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो पावर लॉस, सबसे पहले पावर लॉस देखेंगे, कितना आएगा पावर लॉस, आई स्क्वायर आर। ठीक है, आई निकालो, आई का फॉर्मूला पी नॉट बाई वी नॉट। ठीक है, जितनी पावर हम सेंड कर रहे हैं, जितनी वोल्टेज पे हम सेंड कर रहे हैं, 10,000 डिवाइड बाई वी नॉट, ये हमने पुट कर दिया तो कितना आ गया, 1000 डिवाइड बाई 22 का स्क्वायर इनटू जो रेजिस्टेंस ऑफ वायर है 0.2, ये हमारे पास पावर लॉस आ गया, 1000 इंटू 1000 0.2
22 इंटू पॉइंट हटा दो, कितना आ गया 10, 10 से कैंसिल 11। जब इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा ठीक है, इतना आंसर आ जाएगा पावर लॉस। इसको सॉल्व कर लेना, हमारे पास ये हो गया ना, मतलब इसको कैंसल आउट कर लो। अगर थोड़ा सा हम करें तो 50, 11, तो यहां से बन गया 50,121। ठीक है, इसको जब डिवाइड करोगे तो हमारे पास इतना आंसर आ जाएगा 5000 को अगर हमने डिवाइड किया। तो अब इतना पावर लॉस हो रहा है इसके अंदर, देख लिया। ठीक है, पावर लॉस समझ में आ गया किस तरह से होता है, कि जैसे जैसे एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं किस तरह से पावर लॉस होगा। अब एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर आउटपुट डिवाइड बाय पावर इनपुट। अगर परसेंटेज में निकालनी हो तो 100%। पावर आउटपुट, आउटपुट में हमें चाहिए 10,000, ये फिक्स है, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है, ये तो फैक्ट्री को देनी ही देनी पड़ेगी। ठीक है, ये हमने गलती कर दी क्या, नहीं ठीक है, करंट की वैल्यू है ना, ये 1000 ही आना चाहिए था। ठीक है, अब इनपुट में कितनी देनी पड़ेगी, 10,000, तो इनपुट देनी ही देनी, प्लस इस पावर लॉस को ऐड करके देनी पड़ेगी। इनपुट हमें कितनी देनी, अब हमें पता है कि कोई भी चीज है उस जगह पे हमें 200 पहुंचानी है, बीच में 10 रुपए का वहां पे लॉस हो जाएगा, जीएसटी वगैरह टैक्स कट जाएगा, 200 में पहुंचनी चाहिए, तो हम स्टार्टिंग में कितने रुपए देंगे, 210। 210 रुपए हमने दिए ताकि 10 रुपए बीच में कट के लास्ट में 200 रुपीज ही पहुंचे। तो इस तरह से ये हमारे पास एफिशिएंसी आ जाएगी इतनी। ठीक है, जो कितनी होगी 96%। कर लोगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पढ़ी और फ्यूज का काम सीखा हमने, फ्यूज वगैरह से रिलेटेड मतलब क्या क्या कॉन्सेप्ट हमारे बन सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, और हमने लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन थ्योरम के बारे में हमने स्टडी किया। कर लोगे।